अब न्यूटन को मतलब कई बार अभी रील्स और मीम्स भी देखते हैं कि भैया न्यूटन मतलब क्या तुम्हें जब बड़े हुए तभी समझ में आया कि सेब गिरता है? हैं? पहले नहीं दिखते थे कि सेब गिरता है? तो एक तो ये कहावत हो गई कि उन्होंने देखा कि एप्पल पेड़ से गिरा और उसके बाद जो है वहीं से उनको आइडिया आया, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक कहे सुने वाली बात है। एक्चुअली में न्यूटन का योगदान देखेंगे, किसी भी साइंटिस्ट की बात करेंगे तो आपको काफी सारे चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा। ऐसा नहीं खाली न्यूटन ने यहीं पे काम किया था, और भी बहुत सारी जगह पर काम किया था। बट क्या है कि एक फेमस हो जाता है, कोई भी बहुत सारे हीरो होते हैं तो उनकी कोई मूवी बड़ी फेमस हो जाती है ना। सलमान खान को दबंग कहते हैं, दबंग मूवी बड़ी अच्छी हो गई। अब शाहरुख खान का बादशाह मूवी है तो बादशाह कहते हैं। तो कहने का मतलब है बाजीगर है। तो कुछ ऐसी होती है चीजें लाइफ में जिससे काम बहुत सारे होते हैं, उनमें से कोई एक काम की वजह से नाम मिल जाता है। तो न्यूटन के बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 3 नियम के बारे में बात करने हैं यहाँ पर। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी बोलेंगे न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम की हम बात करने वाले हैं। और न्यूटन के गति के नियम की अगर हम बात करें तो ऐसे 3 नियम आपको पढ़ने हैं, जिसमें पहला और तीसरा तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान है, लेकिन दूसरे वाले पे आपको विशेष रूप पे ध्यान देना पड़ेगा। विशेष रूप से मतलब विशेष रूप पे ध्यान देना पड़ेगा। तो न्यूटन के नियम की बात करते हैं तो 3 नियम बाबू आपको पढ़ना है यहाँ पे, जिसमें सबसे पहला आपको पढ़ना है पहला नियम, यानी फर्स्ट लॉ पढ़ना है आपको, है ना। फर्स्ट लॉ जिसको हम बोलते हैं पहला नियम। पहला नियम बोलते हैं, प्रथम नियम बोलते हैं। प्रथम वर्ड यूज करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। न्यूटन गति का प्रथम नियम, तो हम प्रथम नियम कर देते हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या होता है? सेकंड नियम, यानी सेकंड लॉ की बात करते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं द्वितीय नियम की। इसकी बात कर रहे हैं, द्वितीय नियम की बात कर रहे हैं। और तीसरा तो अपना है ही ये थर्ड लॉ, यानी तृतीय नियम। कई लोग बच्चे कहते हैं सर 3 ही नियम क्यों दिया न्यूटन ने, 2 ही में क्यों नहीं निपटा दिया, या फिर 4 नियम भी तो हो सकता था। अब भैया ये तो न्यूटन से पूछना पड़ेगा, लेकिन इतनी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि जो पहला नियम होता है, जो फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, वो होता है इनर्शिया को लेकर। इनर्शिया को हम लोग हिंदी में जड़त्व कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में आपको बता देता हूं, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ के आपके लिए और भी कुछ चीजें यहां पर बताऊंगा। देखिए, इनर्शिया जो होता है वो बहुत सिंपल तरीके से कहता है। इनर्शिया पता क्या बोलता है? इनर्शिया कहता है कि अगर आप सो रहे हैं तो सोते रहेंगे, कब उठेंगे? जब अलार्म बजेगा। मतलब अपने मन से नहीं उठेंगे, मतलब समझाने के लिए बता रहे, बड़ा खतरनाक इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया का मतलब वो नहीं, इनर्शिया का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो मान लो कि रेस्ट में है, मतलब कि विरामावस्था में, तो विरामावस्था में रहेगा। अब जब तक आप उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे देखिए, ये मेरा हाथ है ना, बोले आबरा गडावरा गली गली छू, ये जादू दिखाते हैं। ये देखो बाबू, पेन है तो ले लिया, ये पेन इस पे रख दिया। अब बताओ ये रेस्ट में है कि मोशन में है? बोलेंगे जी, तो बोलेंगे ये तो रेस्ट में है, विराम में है। मैं बोलूंगा उड़ जा, इसको बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ, भैया उठ जा, उड़ जा, उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। इसका मतलब आपने देखा कि ये था रेस्ट में, और रेस्ट में था तो ये रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। तो जो जिस अवस्था में होता है वो उसी अवस्था में रहना पसंद करता है। अगर उस अवस्था में आपको बदलाव लाना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई बाह्य कारक यानी एक्सटर्नल फैक्टर लगाना पड़ेगा, और इसी नेचर को हम लोग इनर्शिया यानी जड़त्व कहते हैं। अगर इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये जो इनर्शिया होता है ना, ये 2 तरीके का होता है। क्या होता है? 2 तरीके का होता है। एक इनर्शिया रेस्ट वाला होता है, यानी कि विराम वाला होता है ना। और एक इनर्शिया जो आपका होता है
वो मोशन वाला होता है, यानी कि गति वाला होता है। सर इसके कुछ उदाहरण बताइए ना, कुछ उदाहरण बताएंगे तो मतलब ज्यादा समझ में आएगा। आपको एक क्या एक से ज्यादा उदाहरण आपको एग्जाम्पल दूंगा। देखो मैं सबसे पहले रेस्ट की बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको मोशन वाला भी एग्जाम्पल दे दूंगा। कहाँ कहाँ आपने देखा है मैं आपको बताता हूँ। देखो जी बहुत सिंपल है, बचपन में आप सभी ने जब आप देखे होंगे कोई आपका आम का पेड़ होगा, अमरूद का पेड़ होगा, कोई भी फल फ्रूट का पेड़ होगा, जैसे कि आम का पेड़ ले लेते हैं। अब हम लोग के टाइम बचपन में क्या होता था कि जब आंधी तूफान आता था ना, तो जो कच्चे आम होते थे ना, तो वो टूट के नीचे गिरते थे। तो जब हम लोग स्कूल से आ रहे होते थे, या मान लो कि हमें स्कूल नहीं जाना, बगल में आम का पेड़ है, तो हम लोग दौड़ के जाते थे, और उसके बाद आंधी तूफान के बाद वो चून कर लाते थे। बड़ा मजा आता था, खट्टा खट्टा आने, मुंह में पानी आ गया एकदम से। हाँ तो होता क्या है, इसका आप कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए, मान के चलते हैं कि ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए ये पेड़ बना लेते हैं इस तरह से, और ये जड़े हो गई इस तरह से। अब यहाँ पे ये मान लो इसका ब्रांच है, यहाँ ब्रांच बना दिया, यहाँ पे जो भी है ना, इस तरह से ब्रांच बना दिया। और यहाँ पे मान लो कोई मैंगो है, बचपन में मैंगो को लेकर बहुत प्रैक्टिस करवाई जाती थी हम लोगों को, है ना, तो कितना बढ़िया आप आम बना सकते हैं। तो आपने मैंगो बनाया यहाँ पर। तो अब देखो होता क्या है कि ये अभी कैसा है, रेस्ट में है, ये कैसा है, रेस्ट में, अभी विराम में है यहाँ पे। तो आप देखो कि कैसे ये टूट जाता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आप क्या करते हो, टहनी पे जाके झूलने लग जाते हो, है ना, टहनी को हिलाने लग जाते हो। इसकी जो डाल होती है, इसका जो ब्रांच होता है, इस ब्रांच को आप क्या करते हो, इस ब्रांच को मूव करने लग जाते हो। अब देखो होता क्या है ना, ये वाला जो ब्रांच है ये तो ऊपर नीचे होने लग जाता है, लेकिन ये क्या कहता है कि नहीं, अपन रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अपन अपना कोई भी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ये अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। ये समझाता है ये भाई, देखो मैं ऊपर भी जा रहा हूं और मैं नीचे भी आ रहा हूं, क्योंकि मुझे हिलाया जा रहा है। तू भी मेरे साथ ऊपर चल ले और तू भी मेरे साथ नीचे चल ले। ये कहता नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। कहते भैया हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो बोलता ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो ऐसे कंडीशन में ये तो मोशन में आ जाता है, लेकिन ये मोशन में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से ये टूट जाता है, टूट के नीचे गिर जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, मैं आपको अभी रेस्ट वाला एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अच्छा कालीन की बात कर लेते हैं। मान लो कोई कालीन है, कोई आप देखो कालीन, जनरली कालीन पर ज्यादा धूल होता है जो नीचे बिछाई जाती है। ये जो कंबल होता है, ब्लैंकेट होता है, उस पर धूल होती है। तो जो ब्लैंकेट होता है, कालीन होता है, आप उसमें ध्यान से देखेंगे तो हम जब उसको डंडे से ऐसे करके मारते हैं ना, तो हम पता क्या देखते हैं कि उसके जितने भी धूल होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। वो कैसे गिरते हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। जो कालीन होता है उसका जो कपड़ा होता है वो तो मूवमेंट में आ जाता है, लेकिन इसके ऊपर जितने भी धूल पार्टिकल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, रेस्ट में होते हैं। और ना केवल रेस्ट में होते हैं, बल्कि जैसे यहाँ आम जो था वो इनर्सिया में था आपका, वैसे ही ये इनर्सिया में होता है, तो इसीलिए गिर जाता है ये। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि भैया कैसे कैसे काम हो रहा है। सर कुछ और एग्जाम्पल जो हम महसूस किए हो, चलो वो भी समझा देते हैं आपको। जैसे आप मान के चलिए बस में बैठे हैं, है ना, और बस में बैठे हैं, बस भी रेस्ट में, आप भी रेस्ट में, आराम से ऐसे करके बैठे हैं, है कि नहीं, बोले हाँ जी ठीक है। तो देखिए एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको समझाता हूं कि जब भी किसी वस्तु में कोई बदलाव किया जाता है ना, तो उसका वो विरोध करता है। आपके जीवन में भी ऐसा आपने देखा होगा कि आपके जीवन में बचपन में जब भी आपके माता पिता या कोई भी टीचर कुछ अच्छी आदतें लाने की कोशिश करते होंगे, तो आप उसका विरोध करते होंगे, या कई बार आप कुछ अच्छी हैबिट अपनाने की कोशिश करते हैं तो आप खुद उसका विरोध करते हैं, है ना। क्योंकि विरोध करने का मतलब है, जैसे आप कोई व्यक्ति है, अब वो आराम से सो रहा है, अब उसको बोलेंगे भैया चल दौड़ने के लिए, कहेगा नहीं यार मन नहीं कर रहा जाने का, तो विरोधी तो कर रहा है वो कि हम नहीं जाएंगे, है नहीं। तो मान लो बस में हम बैठे हैं और बस भी रेस्ट में, हम भी रेस्ट में। अब अचानक से बस क्या हुआ, आगे की ओर चल पड़ा, आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही बस आगे की ओर बढ़ा, तो भैया हम तो रेस्ट में थे, तो हम उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो बस जो है आगे की ओर बढ़ेगी और उसका विरोध हम पीछे की ओर होकर करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी गाड़ी, जो रुकी हुई गाड़ी होती है, जब वो अचानक से चलती है, तो जिस दिशा में गाड़ी आगे बढ़ती है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट होता है। और ये सब हो पाता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आ रही है आपको, मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपका विराम का जड़त्व होता है उसकी वजह से होता है।
और जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ना सब स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी ना इस बात में ले रहा है कि हम ठीक है हमें आता बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसको खाली समझ रहे हो, सब लिखना पड़ेगा। सवाल पूछेगा, मान लो यही सवाल पूछ दे कि गाड़ी पे कोई बैठा है, मान लो स्टेटमेंट में पूछ दे और हम क्यों इस तरह का चेंज आता है तो क्या करेंगे। तो ये वाला बदलाव तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, यानी ये पॉइंट आपका क्लियर कर दिया। अगर रेस्ट वाला क्लियर हो गया हो तो मुझे एक बार कमेंट में बता देना कि हाँ समझ में आ गया है। आइए मोशन वाला समझते हैं कि मोशन वाला जो इनर्शिया होता है वो कैसे काम करता है। देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी चलती हुई गाड़ी से, चलती हुई बस से, चलती हुई ट्रेन से जब आप नीचे की ओर उतरते हैं तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप भी गाड़ी की दिशा में थोड़ी दूर तक मतलब लपकिए या फिर दौड़िए। तो आपने देखा होगा जब भी कोई उतरता है तो ऐसे करके जो है उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा दौड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे देखिए नुकसान क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। नुकसान यहाँ पर यह होगा कि जैसे कि मान के चलिए बस चल रही है और बस अभी थोड़ा सा मान के चलिए स्लो हो गया है, आप चलती हुई बस से उतर रहे हैं, क्योंकि बस मोशन में था तो आप भी मोशन में आ गए थे, तो आपकी जो बॉडी है ना वो भी मोशन में आ गया है। तो अचानक से आप शक्तिमान की तरह कूद जाएंगे, बोलेंगे ऐसे खड़ा हो जाएंगे, तो नहीं होगा। क्यों नहीं ऐसा होगा? क्योंकि अचानक से खड़े होंगे ना आप तो आपका बॉडी था मोशन में, तो आगे की ओर झुक जाएगा, तो आप नीचे गिर सकते हैं। या फिर गाड़ियों में सीट बेल्ट लगाया जाता है। सीट बेल्ट क्या करता है बाबू? सीट बेल्ट क्या करता है कि आपको रोक के रखता है, क्योंकि गाड़ी चल रही है तो आप भी मोशन में गाड़ी के साथ में, और जैसे ही गाड़ी जो है रुकती है तो गाड़ी तो रुक जाती है क्योंकि वो तो एक मशीन है। लेकिन आपका बॉडी किसमें होता है? आपका बॉडी होता है गति, हाँ आपका बॉडी गति में होता है, मतलब कि आप देखिए मोशन के इनर्शिया में होता है। तो आप अभी भी आगे बढ़ने के लिए ही आगे इच्छुक होते हैं। तो देखिए जैसे ही क्या होता है, गाड़ी रुकी, गाड़ी रुक गई तो इसका विरोध करेगा हमारा शरीर, और हमारा शरीर विरोध कैसे करेगा? आगे की ओर झुक कर करेगा, क्योंकि इसको लगता है अभी भी हम आगे ही बढ़ेंगे। और जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं तो सीट बेल्ट रोक लेता है, भाई साहब कहाँ जा रहे, रुको। बोले क्या हुआ? अरे आगे मत झुको, कपार उपार फट जाएगा, सर वर फट जाएगा तो मर जाओगे। और जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उनके साथ हादसा हो जाती है। तो यही कुछ एग्जाम्पल था जो लगभग पूछे जाते हैं, और यही आपका फर्स्ट लॉ है, यानी इनर्शिया को लेकर हमने आपको समझाया, चाहे वो रेस्ट का हो या फिर मोशन का हो। आइए हम सेकंड लॉ पे आते हैं, यानी कि न्यूटन के द्वितीय नियम पे आते हैं। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो थोड़ा उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन का द्वितीय नियम जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ये जो सेकंड वाला पढ़ते हैं, इस वाले में जो मेन थीम है ना, जो आउटपुट जो मक्खन मलाई निकलता है वो निकलता है यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन F इज इक्वल टू एम ए तक पहुंचने के लिए आपको कुछ कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको मोमेंटम सीखना पड़ेगा, जैसे कि आपको संवेग सीखना पड़ेगा, है ना, इसकी छोटा सा डेरिवेशन सीखना पड़ेगा। तो कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, इसका एक स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो द्वितीय नियम में थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि द्वितीय नियम जो होता है, सेकंड लॉ होता है, वो पूछा जाता है, और जब सेकंड लॉ आपसे पूछा जाएगा तो आपको लिखना भी पड़ेगा, साथ ही साथ आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देना होगा, और इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं वो भी आपको देना होगा। बाकी ये तो तीसरा नियम बहुत ही प्यारा है, थर्ड लॉ हम जिसको बात करते हैं। थर्ड लॉ इतना आसान है, इतना प्यारा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। थर्ड लॉ बहुत सिंपल तरीके से कहता है, चलिए थर्ड लॉ हम बाद में बता देंगे, पहले हम सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं, फिर हम थर्ड लॉ पे आ जाएंगे। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिस विद्यार्थी को लगता है उसका पढ़ा हुआ है, उसका टाइम खराब हो रहा है, तो भैया आप स्किप कर सकते हो। आपको लगता है कोई और चैप्टर पढ़ना है तो घर पे वो चैप्टर पढ़ लो, लेकिन हम तो ये क्लास दे रहे हैं और हम नहीं जानते हैं कि आपके साथ कौन सा सीन है, आप किस टाइप के विद्यार्थी हो हमें नहीं पता है। क्योंकि इस वीडियो को वो बच्चे भी देखेंगे जो बिल्कुल जीरो लेवल से होंगे, इस वीडियो को वो बच्चे भी देखेंगे जिन्होंने भी जैसे स्टार्ट किया है, तो सारे तरह के विद्यार्थी देखेंगे। तो मैं तो उन विद्यार्थियों को लेकर चलूंगा जो बिल्कुल जीरो लेवल पर है। जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है वो तो कर ही लेगा, लेकिन जो स्टूडेंट वाकई में वीक है या उसको जरूरत है ऐसे कॉन्सेप्ट की, उसके लिए ये हमारा वीडियो है, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हम बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि गति का द्वितीय नियम की बात करते हैं। बस इतना वादा रहेगा कि जो भी पढ़ाऊंगा आपको मजा आएगा, ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है। जो पढ़ाऊंगा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और मेरा हर क्लास 1 2 3 1 से लेके 3 मार्क्स आपका पक्का कर देगा। हर क्लास मेरा कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, आप पाओगे उस लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपके 2 3 मार्क्स पक्के हो गए, मतलब उससे एग्जाम में आना ही आना है। तो कोई भी टाइम खराब करने वाली चीज हम लेकर नहीं आते।
ठीक है। अब यहाँ देखिए द्वितीय नियम में क्या बोलता है, स्टेटमेंट क्या बोलता है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट बोलता है यहाँ पे, इससे स्टेटमेंट से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा संवेग के बारे में। इस संवेग क्या होता है, यानी मोमेंटम क्या होता है। कितने बच्चे मोमेंटम के बारे में जानते हैं, मुझे एक बार कमेंट में बताएंगे मोमेंटम क्या होता है। कितने बच्चे जानते हैं मोमेंटम के बारे में, क्या होता है मोमेंटम, किसी बच्चे को मालूम है यहाँ पे। साथ में वेग आ जाए तो समझ लेना कि संवेग है, मोमेंटम है। यानी कि अगर मैं मोमेंटम का लिखूंगा तो ये सिंपल तरीके से हो जाएगा। आप देखो, आपका जो भी मास होगा उसको आप ना वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, यानी जो भी द्रव्यमान होगा बच्चे, इस द्रव्यमान का गुणनफल कर देना अपने वेग के साथ में। मोमेंटम को हम लोग p से सूचित करते हैं संवेग को, और ये हो जाता है p बराबर m इंटू वी। और इस तरीके से आपका बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बनके यहाँ पर निकल जाता है p इज इक्वल टू m इंटू वी, है ना, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। क्या बात है। अच्छा, इसका यूनिट भी बहुत आसान तरीके से हम बता सकते हैं। देखिए इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, और ये क्या होता है, केजी होता है यहाँ पे। तो ये वाला कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इसका क्या हो गया, एसआई यूनिट, यानी कि मात्रक हो गया यहाँ पे, है ना, ये मात्रक हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ कहानी पूरी नहीं होती है, यहाँ कहानी पूरी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको मोमेंटम के साथ साथ में मोमेंटम का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम के बारे में जानना होगा। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन क्या होता है, दो शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे संवेग में परिवर्तन। तो मैं यहाँ लिखता हूं चेंज इन मोमेंटम, यानी कि संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन जो होता है, चेंज इन मोमेंटम जो होता है, उसको हम लोग डेल्टा पी से सूचित करते हैं। डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी जो आपका होता है, डेल्टा बताता है कि इसमें बदलाव किया गया है ना। डेल्टा क्या बताता है, बदलाव किया गया है। यानी कि डेल्टा का मतलब देखो, फिजिक्स में जब भी कोई चेंज की बात करेगा, फिजिक्स में जब भी डेल्टा आएगा, क्या करोगे आप, जब भी आएगा ऐसा तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, इस बात का याद रखना। तो जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो यहाँ पर जो डेल्टा पी होगा, यानी कि पी फाइनल, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा, पी इनिशियल हो जाएगा, यानी इसको बोलेंगे पी अंतिम, और ये हो जाएगा पी प्रारंभिक। सर इसको थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ बताइए ताकि डेल्टा पी निकाल पाए। देखो अभी तो हम क्या बोल रहे हैं, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ चेंज इन मोमेंटम, बाद में इसी को बोलूंगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन की दर। तो ये शब्द जो है धीरे 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 क्या होते जाएंगे, एड ऑन होते चला जाएगा, और फिर उन्हीं शब्दों को मिलाकर मैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट आपको दे दूंगा, और उसके बाद आप कहेंगे हाँ अब रटने की जरूरत नहीं है, अब हम समझ के कभी भी लिख सकते हैं। तो इतनी चीज को आप ध्यान देना है यहाँ पे। तो चलो आगे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर आप हैं, सुबह सुबह का टाइम था, संडे का दिन था, और आप अपने पार्क में टहल रहे थे। पार्क में आप टहल रहे थे मतलब वॉक कर रहे थे, दौड़ रहे थे। मान लेते हैं कि आपका मास जो है वो 50 केजी है ना। एक बार मैंने ऐसी पढ़ाते पढ़ाते बोल दिया कि मान लो आपका जो मास है वो 50 केजी है, तो एक बच्चा कमेंट किया था, सर आपको कैसे पता कि हम 50 केजी के हैं। तो मैंने कहा ये हमें नहीं पता कि आप कितने केजी के हो, मैंने तो बस ये कहा कि मान लो कि आप 50 केजी के हो, और आपने वाकई में कोई चेंज करवाया तो हम नहीं कर सकते वहां पे, है ना। तो मान लो ये 50 केजी के हैं यहाँ पे, और आप देखो यहाँ पर ना आप यू मान लो कि आप यहाँ चल रहे हो, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हो यहाँ पर, बात को समझिएगा यहाँ पे। फिर आपने देखा कि आपके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो बड़ा पगलेट टाइप का है, यानी एक बार आप उसके पल्ले पड़ गए तो आपका दिमाग चाट जाएगा। तो आपने कहा यार ये पगलेट टाइप का आदमी है, तो ऐसे कंडीशन में इससे तो निकलना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, और ऐसे कंडीशन में आप अपना लपकना शुरू कर देते हैं, आप दौड़ना शुरू कर देते हैं। जब आप लपकना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने क्या करते हैं, अपने इस वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं,
और बढ़ाकर जो है आप इसको कर देते हैं मान लो 3 मीटर पर सेकंड, क्या कि उसका मुलाकात ना उस व्यक्ति से, और मास तो अभी भी उतना ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कि मास बदल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए कितने महान आत्मा है, क्रिकेट लवर। अब ये स्पैम करने के लिए कुछ भी मैसेज डाले जा रहे हैं, क्यों करते हो भाई ये सब? मतलब एक बार लिटरली पता क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि इस ऐसी एक्टिविटी का, देखो अभी देखना देखना ध्यान से, बहुत सारे इसमें स्पैम करता रहेगा, तो वो पता नहीं कुछ ऐसी कमेंट कर रहा था। अब देखिए कमेंट भी आप करेंगे, जैसे सुपर 30 मूवी में एक सीन है जहां पर एक महिला जो होती है वो आरोप लगाती है आनंद कुमार के ऊपर, तो आनंद कुमार वहीं पे आ जाते हैं, तो कहता क्या हुआ बहन जी, तो बोलता है आपको नहीं पता है आनंद कुमार ने हमारे साथ छेड़छाड़ किया है। बोले अच्छा, अब वही आनंद कुमार थे। तो मैंने उनसे पूछा कमेंट में कि क्या मिलता है ऐसा करके, तो बोले सर हमें पैसे मिलते हैं, मतलब दूसरे चैनल वाले जो हैं हमें इस बात के पैसे देते हैं कि हम जितना भी स्पैम करेंगे उसके पता नहीं कितना 20 रुपया 10 रुपया जो भी है उसको पैसे मिलते हैं, मैं गरीब आदमी हूँ और मुझे पैसे मिलते हैं। मतलब ऐसा करने से क्या होगा? बोले ऐसा करने से क्या होगा, ये चैनल जो होता है ना, चैनल का जो रीच होता है तो वो आगे जो बढ़ रहा होता है उसको लगता है यूट्यूब को कि ये खुद करवा रहा है, तो उसको जो एल्गोरिथम होता है चैनल को डाउन कर देता है। मैंने कहा अच्छा, तो हम तो ये सब जानते हैं, है ना, ये चीजें हमने हमेशा देखी है यहाँ पे। तो मुझे बस इतना पता है कि किसी के बुरा चाहने से या किसी के इस तरह की एक्टिविटी से कोई नहीं रुक जाएगा। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरा चैनल है 1,23,000 का, कोई अपनी पूरी पूंजी लगा दे, जमीन बेच दे, घर बेच दे, सेविंग लगा दे, खर्च कर ले 10-20 लाख रुपए कि सूरज कुमार का चैनल को हम गिरा देंगे। गिरा दो मेरे चैनल को। अरे सूरज कुमार को थोड़ी गिरा दोगे, चैनल ही गिराओगे ना, मैं दूसरा चैनल बना लूंगा, मैं तीसरा चैनल बना लूंगा, मेरा ऑफलाइन सेंटर थोड़ी तुम गिरा दोगे, हैं? ये देखो, तो ये चीजें हैं, किस तरह की एक्टिविटी होती है, देखो कितना मजा आ रहा है इसको, क्या बात है। हाथ ही हाथ ये भी बता दो कितने पैसे मिले हैं आपको इस चीज के, हैं? खैर अब रुक भी जाओ, क्योंकि मुझे स्पैम से डर नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो हमारे बच्चे जो लाइव में जुड़े हैं उनके साथ दिक्कत होता है, वरना मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, पढ़ने आए हो पढ़ लो, ये सब मत करो, और वाकई में किसी ने भेजा है तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हमने एम दिया है 50 kg और ये दिया है 3 मीटर पर सेकंड का यहाँ पर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम अगर मोमेंटम निकालेंगे ना, तो यहाँ मोमेंटम पी आई कितना आ जाएगा, एम इंटू यू आ जाएगा, और यहाँ पर मोमेंटम एफ निकालेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा, एम इंटू वी आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में हम इन दोनों की ही वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं या फिर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इन दोनों ही वैल्यूज को निकाल सकते हैं और उसके बाद फिर हम इसको फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो भैया ऐसे कंडीशन में ध्यान से देखिएगा, तो ए में हमारे पास कितना है, देखिए तो अलग अलग निकाल लो, ये हो गया 50 और ये आपका हो गया 2, यानी कितना आ गया, ये 100 kg मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट के साथ में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, आप ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप पीएफ की बात करते हैं तो ये कितना हो गया यहाँ पर 50 और ये कितना हो गया 3, यानी आप इसको गुणा करोगे ना तो आ जाएगा 150 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो देखो एक तरीका ये है कि मैं पीआई और पीएफ को अलग अलग कर दूं, एक तरीका तो ये है। एक तरीका बच्चों ऐसा है कि डायरेक्टली हम डेल्टा पी निकाल सकते हैं। बोले सर डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्टली हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर डेल्टा पी निकालूं तो आप सिंपल क्या बोलोगे, पी एफ माइनस पी आई। अब ध्यान से देखो जरा, पी एफ कितना है, एम इंटू वी, और पी आई क्या है, एम इंटू यू। तो मुझे जरा बताओ क्या मैं इस एम को कॉमन ले सकता हूं? बोले हाँ सर इसको कॉमन ले सकते हैं। अब जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। क्या मैं इसको एम डेल्टा v बोल सकता हूं? तो इसीलिए यहाँ पर डेल्टा p बराबर बहुत ही प्यारा आता है, एम डेल्टा v, यानी आगे से आपको मास को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखोगे डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर आप निकालोगे ना, तो यहाँ निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 150 और ये 100, यानी इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा, आप निकाल लेना यहाँ पे, देखो यहां आ जाएगा डेल्टा पी जो आ जाएगा 150 माइनस 100, ये आ गया 50 kg मीटर पर सेकंड, ये आ गया। चलिए जी, तो ये भी हमने कर लिया है ना। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो अब अभी हद तक हमने क्या देखा
संवेग में परिवर्तन, यानी हमने देखा चेंज इन मोमेंटम। अब एक नया टर्म ऐड करने जा रहा हूं मैं, और उसको भी पता क्या बोलूंगा, चेंज। तो होगा ही होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिखता हूं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यानी इसको क्या बोलेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर। अब जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, है ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो समय है, जो टाइम है, हम उससे केवल इसको डिवाइड कर देंगे, केवल और केवल इसको हम डिवाइड कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। देखिए, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा डेल्टा पी, और इसी में अगर मैं टी से डिवाइड कर दूं, यानी डेल्टा टी से या डेल्टा टी जो भी आप बोलते हैं, टी से डिवाइड कर दूं, तो यही वाला हिस्सा क्या कहा जाएगा, इसी को हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब ये रेट आ गया है, दर आ गया है ना। जैसे कि आप मार्केट जाते हैं, मार्केट जाने के बाद आप पूछते हैं चावल कैसे है। अब मान लो एक चावल का पैकेट है, वो चावल का पैकेट 10 किलो का है ना, तो आपने कहा कितने का है ये, तो उसने कहा 800 रुपए का। तो रेट 800 नहीं है। अब देखो 1 केजी चावल कितना आएगा, तो 1 केजी चावल आ जाएगा 800 में 10 से डिवाइड कर दोगे तो 80 रुपया आ जाएगा। तो यही इसका रेट होता है। आ रही बात समझ में। तो जब भी हम रेट निकालते हैं डिवाइड जरूर करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि आपके फिजिक्स में ना पैसे तो चलते नहीं है, लेकिन सारा काम समय के अकॉर्डिंग चलता है, टाइम के अकॉर्डिंग चलता है, हर जगह पे टाइम, हर जगह पे टाइम, हर जगह पे टाइम। तो यही कारण है कि यहां जब हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो डेल्टा टी से हम लोग डिवाइड करते हैं, मींस व्हाट, टाइम से डिवाइड करते हैं, और यहां से अपना रेट निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा पी और डेल्टा टी को हम क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोल रहे हैं। समझिए बात को ध्यान से यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है, कलर बदल देता हूं मैं, इसका कलर में चेंज कर देता हूं। ये जो है, ये है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये है चेंज इन मोमेंटम। एक आईडी है लाइव में, अरे सुनो इधर आओ, ये लाइव में एक आईडी है जो उसका क्या स्पैम कर रहा है, ये बच्चों को परेशान कर रहा है, तो वहां से उसको हाइड कर दो, वो ओरिजिनल वहां से हाइड कर दो, बाकी बच्चों को हाँ बाकी बच्चों को ऐसे ही वहां से हाइड कर दो उसको। ठीक है, ये सब टीम को मैंने बोल दिया है, ध्यान रखेंगे। देखिए क्या है कि पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो मजा आता है, लेकिन बीच बीच में इस तरह की चीजें आ जाती है तो मैं क्या करूं। खैर देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। इतने सालों का अब तो हैबिट हो गया यार, कोई नई चीज मेरे लिए थोड़ी ना है। ये है चेंज इन मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन है। लेकिन बच्चों अगर हम पूरा बात करें तो पूरा क्या हो गया, ये पूरा हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो याद रखिएगा कि जैसे ही समय से आप डिवाइड करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोलेंगे। ये सिंपल टर्म है यहाँ पे, जिसको कि हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो कैसे काम करता है, इसको हम समझाते हैं। कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूं। न्यूटन न्यूटन का सेकंड नियम पता क्या बोलता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे मान लो कि हम कोई बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो बल लगाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, चेंज आता है। किसमें चेंज आता है, मोमेंटम में चेंज आता है। तो हम मोमेंटम नहीं बोलते हैं, मोमेंटम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। आप थोड़ा सा खुद ही दिमाग लगाइए,
और थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको समझिए कि ये कैसे काम होता है, इस बात को समझिए। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है एग्जाम्पल के लिए। ये अपना ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पे मान लो कोई बल लगा रहा हूं मैं, यानी फोर्स लगा रहा हूं। जैसे ही मैं बल लगाऊंगा, जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा, तो आप देखोगे कि मेरे फोर्स लगाने की वजह से इसके अंदर कुछ चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा? हो सकता है कि ये u वेलोसिटी से चल रहा हो और बाद में इसकी वेलोसिटी v हो जाए। तो खाली वेग यानी वेलोसिटी में बदलाव नहीं हो रहा है ना जी। आप देखो पूरा का पूरा मोमेंटम बदल रहा है, कि खाली वेलोसिटी नहीं बदलती है, मोमेंटम में बदलाव आता है। आप बताओ, मैं यहां पर खड़ा हूं, मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं और मान लो यहाँ खड़ा हूं और आपने पीछे से धक्का दे दिया, एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो मैं ऐसे आगे की ओर चलने लग जाऊंगा। तो भाई जब मैं ऐसे खड़ा था ना ऐसे करके, तो मैं रेस्ट में था। एग्जाम्पल समझते हैं, मैं यहाँ पर खड़ा था और मैं था यहाँ पर रेस्ट में। तो बताओ मेरा u कितना था? 0 मीटर पर सेकंड। तो बताओ यहाँ मोमेंटम मेरा कितना है? 0 kg मीटर पर सेकंड। बोलो है कि नहीं है? अब आप आए, आपने मुझे यहाँ पर एक फोर्स लगाया, आपके फोर्स लगाने की वजह से मैं आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, तो अब मैंने देखा कि अब मैं 0 नहीं है बल्कि v हो गया 1 मीटर पर सेकंड। एग्जाम्पल बता रहे हैं, मान लो मेरा मास 60 kg है ना, तो मेरा मोमेंटम यहाँ पर कितना आ गया? अब 60 इंटू 1 यानी कि 60 kg मीटर पर सेकंड आ गया यहाँ पे। आ रही बात समझ में? तो आप देखो यहाँ पर बदल गया, फोर्स लगाने की वजह से संवेग में परिवर्तन आ गया। संवेग का मतलब मोमेंटम में चेंज आ गया। लेकिन ये जो घटना घट रही है ना, एक मिनट, ये जो घटना घट रही है ना, समय के साथ घट रही है। यानी कि इस टाइम पे और इस टाइम पे ये घटना में टाइम भी एक फैक्टर है। इसीलिए इस मोमेंटम में जो चेंज आएगा, टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, तो अल्टीमेट कहेंगे कि आपके फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन की दर जो है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम में बदलाव आ गया है। क्लियर हो गया ये बात? और यही न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जो एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसको डायरेक्टली याद कर लेते हैं। अब उनको लगता है कि बस काम हो ही जाता है, डायरेक्ट रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप डायरेक्टली रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो एक समय तक आपको रहेगा, लेकिन अगर आप समझते हैं तो बहुत लंबे समय तक आप इसको कैरी कर पाएंगे। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है। इसको और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। आप देखो, क्या मैं डेल्टा पी को ऐसा लिख सकता हूं, पी एफ माइनस पी आई, और नीचे डेल्टा टी? बोले हाँ लिख सकते हैं। क्या मैं इस पीएफ की जगह पे एम भी लिख सकता हूँ, पीआई की जगह पे एम यू लिख सकता हूँ, और नीचे डेल्टा टी लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे यहाँ एम कॉमन ले सकता हूँ और इसको v माइनस यू बाई डेल्टा टी कर सकता हूँ? बोले हाँ सर, ये सब आप कर सकते हैं, है ना। अगर ये सब कर सकते हैं तो आप मुझे बताओ बच्चे कि ये एम है, क्या मैं इसको ए बोल दूं? और ये वही ए है जो एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम त्वरण कहते हैं, है ना। अब ये लंगड़े को सीधा करना है तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के ले आते हैं, और यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं, एक कांस्टेंट ले आते हैं एम ए। अब यहाँ पे मैं बोल दूं इफ यदि के की वैल्यू 1 हो जाए तो बताओ एफ इज इक्वल टू एम ए हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ हुआ। और यही फॉर्मूला आता है जो आपके यहाँ पर इस्तेमाल किया, ठीक है, यही आता है। आ रही बात समझ में? तो इसी से यहां पर आगे हम लेके जाते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, जहां पर आप यहां पर एफ किसमें होता है? न्यूटन में होता है। किसमें होता है जी? न्यूटन में। न्यूटन बड़े चालाक व्यक्ति थे, मतलब फोर्स का यूनिट भी दे दिया न्यूटन में, ठीक है। अब उसके बाद देखो एम किस में आएगा? केजी में आएगा, और ए किस में आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। एक बात तो इसमें पक्का है
कि अगर सवाल ये पूछ दे कि डिफाइन 1 न्यूटन, तो कैसे डिफाइन करोगे? मान लो पूछ दे डिफाइन 1 न्यूटन, कैसे डिफाइन करोगे? 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। अगर आपको 1 न्यूटन को परिभाषित करना है तो यहां पर बहुत जरूरी है कि हमारा जो मास है वो 1 केजी होना चाहिए, और उसमें जो त्वरण होगा, उसमें जो एक्सेलरेशन होगा, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, तभी आपका 1 न्यूटन होगा। तो चलिए सवाल को हम यहाँ लिखते हैं, मान लो एक क्वेश्चन लिखते हैं, एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे, बिंदास तरीके से, है ना। हम सिंपल बोलेंगे डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को परिभाषित करें। कैसे परिभाषित करें 1 न्यूटन को? अगर 1 न्यूटन को परिभाषित करना है तो आप देखो एफ इज इक्वल टू, मैं क्या ले रहा हूं, एम ए। तो इसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कितना होना पड़ेगा, 1 केजी, तभी तो जाके 1 न्यूटन होगा। यानी हम सिंपल तरीके से बोलेंगे कि जब किसी 1, मतलब हिंदी में बोलेंगे, जब 1 केजी वस्तु, जब कोई 1 केजी गतिशील वस्तु का त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो उसमें उत्पन्न बल 1 न्यूटन कहेंगे। या जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है, 1 केजी वाली वस्तु पे बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो हम कहेंगे कि जो लगाया गया बल है वो 1 न्यूटन होगा। तो अपने हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें दीजिए, क्वेश्चंस वगैरह देंगे, अभी तो स्टार्ट ही किया है, क्वेश्चंस देंगे, सब कुछ करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो एफ इज इक्वल टू एम को आप डिफाइन कर लेना यहाँ पे, और आपका मैं बैक करके बताना चाहूंगा, आ जाओ, ये देखो। तो हमने एफ इज इक्वल टू एम की भी कहानी कंप्लीट, है ना। एफ इज इक्वल टू एम कहानी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। देखो अभी फ्रिक्शन बाकी है, अभी तो ट्रेलर है, पूरी मूवी बाकी है। तो थर्ड लॉ ऑफ नियम क्या कहता है, तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन की बात करता है। किसकी बात करता है, एक्शन रिएक्शन की। एक्शन रिएक्शन क्या कहता है कि अगर आप एक्शन करोगे, यानी कि अगर आप क्रिया करोगे, तो बदले में क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा। क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा, यानी कि रिएक्शन होगा। यहाँ पर ना एंड आएगा, ये एक्चुअली ये एंड आएगा, एक्शन एंड रिएक्शन होगा। अब देखते रास्ते में जो है ना, रास्ते में मान लो कोई मिला, रास्ते में मिला तो आप, उसने स्माइल किया, एक्शन दिया, तो आप भी रिएक्शन देंगे, स्माइल करेंगे। और रास्ते में कोई मिला ऐसे करके देख रहा है एकदम से, तो आप भी उसको देख रहे देखेंगे। तो भाई जैसा एक्शन होगा वैसे रिएक्शन होगा। जो क्रिया आप करोगे वही तो प्रतिक्रिया मिलेगा। आप अपने सर को दीवार के पास ले जाइए, ले गए, अच्छा, अब दीवार के से टच कीजिए धीरे से। कौन तो बोल रहा सर बहुत तेजी से मार दिया, चोट लग गई एकदम से, अभी पूरा सुने ही नहीं थे, हैं? तो आप गए दीवार के पास, हल्का सा टच किया, तो जितना आप बल लगाओगे ना दीवार के ऊपर, जो भी फोर्स लगाओगे, उसके उल्टे डायरेक्शन में, मतलब विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, वो दीवार भी आपके सर के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा आपके ऊपर, ज्यादा नहीं लगाएगा। और बहुत तेज मार दोगे तो आपको भी बहुत तेज लगेगा। तो एक्शन रिएक्शन के कुछ कंडीशंस होते हैं। एक एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस के नाम से हम लोग जानते हैं, और मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, साइड में लिख देता हूं सबसे लास्ट में, आई थिंक वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति के तृतीय नियम। तो तृतीय नियम क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस, क्रिया प्रतिक्रिया बल युग्म। क्या बोलेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया बल युग्म होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है।
मतलब कुछ गुणधर्म होता है, गुणधर्म बोल सकते हैं, कैरेक्टर बोल सकते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं आप उसको बोल सकते हैं यहाँ पे। देखिए कैरेक्टर में सबसे पहला जो पॉइंट होता है यहाँ पे, एक तो ये इक्वल होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण में समान होते हैं, समान परिमाण। अगर आप लगा रहे हो 10 न्यूटन तो आपके ऊपर भी कितना लगेगा, 10 न्यूटन। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, ये काम करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, या ये सब पूछता है, यानी कि विपरीत दिशा। ठीक है, और तीसरा आप बताओगे, कोई है यहाँ पे जो मुझे ये बता सके कि इसके कैरेक्टर में तीसरा पॉइंट क्या होगा? भाई मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिया है ना, मैंने आपको इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी बता दिया, ठीक है, मैंने आपको अपोजिट डायरेक्शन भी बता दिया। तीसरा ऐसा कौन सा पॉइंट है जो यहाँ मिसिंग है? मान लो आपको दिया जाए कि 3 ऐसे गुणधर्म लिखना है, ऐसे 3 कैरेक्टर लिखना है, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस को। भाई आपका तो पढ़ा हुआ है बहुत सारे बच्चों का, मतलब होना, इतनी बार मैंने पढ़ाया भी, आपने भी पढ़ा होगा। ये थर्ड पॉइंट कौन बताएगा? हम भी तो देखें छोटी छोटी चीजों में कौन बढ़कर हिस्सा लेता है। नहीं आता है बोल दो सर नहीं समझ में आ रहा है या ध्यान नहीं आ रहा, बता दो कोई बात नहीं, लेकिन आता है तो फिर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। मान लो कोई सवाल मैंने पूछा, आपको भी अच्छा लगेगा कि जिन्होंने सवाल पूछा है और सवाल में जो इस तरह है, तो इन्होंने कहा है F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ऑलरेडी ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन, हो गया ये पॉइंट हो गया कवर, पहला भी आपका हो गया, मैग्नीट्यूड वाला भी हो गया। आप तीसरा बताओ क्या होगा, जब तक मैं लिखता हूं यहाँ पर। समान परिमाण, यानी कि मान के चलते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं कि आप यहाँ पर लगाते हैं F1 है ना, तो आपको इधर से क्या मिलेगा, F2। ये दोनों कैसे होते हैं, वेक्टर होते हैं, यानी सदिश राशि होता है। ये कैसे होते हैं, सदिश होते हैं। तो याद रखिएगा जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम लोग, तो मैग्नीट्यूड के केस में हम क्या करेंगे, मॉड लगाएंगे, मॉड, और यहां भी हम लगाएंगे मॉड। तो मॉड क्या होता है, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है, तो भूल गए, अच्छा। और ये जो है, ये वाला F1 इज इक्वल टू माइनस F2, फिजिक्स के अंदर प्लस और माइनस जानते हो किस चीज के लिए आता है, डायरेक्शन बताने के लिए आता है। तीसरा पॉइंट जानते हो क्या, तीसरा पॉइंट कहता है यहाँ पे कि टू मतलब आप समझिए कि 2 अलग अलग वस्तु होना चाहिए, या सिंपल 2 वस्तुओं पर लगेगा। बहुत जरूरी है कि 2 ऑब्जेक्ट्स होना जरूरी है, डिफरेंट नहीं भी हो बट 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट्स है ना, यानी 2 वस्तुएं। क्यों 2 वस्तुएं भैया, आप मुझे बताओ ना, अकेले थोड़ी होगा, मैं अकेले ऐसे बोलूंगा ऐसे करके, अकेले थोड़ी ना एक्शन रिएक्शन होगा। अब जैसे मान लो दीवार की एग्जांपल था, तो एक आप हो गए, आपका हेड हो गया, एक दीवार हो गया, है ना। आप देखो ना ऐसे करके ताली बजा रहे हैं, ऐसे करके ताली बजा रहे हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो हमेशा 2 वस्तुओं के बीच में ही ये काम करेगा, डिफरेंट मास वगैरह नहीं, इसमें ये सब नहीं कि मास वगैरह डिफरेंट, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं है, मास वगैरह का सबका नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका हो गया यहाँ पर एवरीथिंग ओके। तो आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी जी हमने यहाँ पर करवा दिया, आपका सिंपल तरीके से हमने देख लिया यहाँ पे। तो जो आज हमने आपको कहा था कि ये 3 चीजें हमें हमने बात किया, वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अच्छा कुछ एग्जाम्पल कर लिया जाए, कुछ उदाहरण कर लिया जाए, कुछ उदाहरण एग्जाम्पल बताइए सर, क्योंकि इस पे एग्जाम्पल पूछता ही पूछता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल आपसे पूछता है, लेकिन वो कैसे पूछता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में बताता हूं आपको, जैसे कि रॉकेट, समझिएगा ध्यान से यहाँ पे, अब इसमें इंपल्स भी रह गया है, आवेग भी पढ़ना होता है, इंपल्स भी अभी मैं बताऊंगा। तो जैसे एग्जाम्पल होता है, रॉकेट मान लो हो गया, ये मान लो रॉकेट है यहाँ पे, ये ऊपर की ओर जा रहा है,
तो रॉकेट में आप देखोगे कि जो फ्यूल होता है ना, जो भी फ्यूल होता है, जो फ्यूल होता है वो नीचे की ओर होता है, ये हो गया एक्शन, यानी ये हो गया क्रिया। तो ये भागेगा कैसे, ऊपर की ओर, तो ये हो गया रिएक्शन, यानी हो गया प्रतिक्रिया। और कोई एग्जांपल कोई बता सकता है? और कोई एग्जांपल बता सकता है? आप देखोगे कि नदी के मुहाने पे जब नाव होता है और हमें छलांग लगानी होती है तो पांव को पीछे करना पड़ता है, तभी तो आप आगे जाओगे। तो आप करोगे एक्शन, होगा रिएक्शन। और कहाँ का एग्जांपल इस्तेमाल होता है एक्शन रिएक्शन का, कोई बता सकता है? बहुत एग्जांपल है इसका, एक दो एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है। मैंने एक एग्जांपल रॉकेट का आपका दिया है कि देखो इस तरह से एक्शन रिएक्शन होता है। कहाँ कहाँ एक्शन रिएक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर जो मैं आपको बताता हूँ वो है इम्पल्स। चलो यहाँ लिख देता हूँ, इस पर भी सवाल पूछता है। इम्पल्स को हम लोग आवेग कहते हैं, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं, यानी संवेग में परिवर्तन को इम्पल्स कहते हैं। कोई भूत प्रेत नहीं है, आप लोग डर मत जाना, ठीक है। यानी कुछ है नहीं जो आपका इम्पल्स, आई नहीं, एफ होता है एक्चुअली इम्पल्स का। आई का सिंबल हटा दो, एफ है, एफ से सूचित करते हैं। फिर एफ में कंफ्यूज हो जाओगे। चलो यार तुम इम्पल्स को इम्पल्स ही रखो, फिर ज्यादा करूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल तरीके से रखो कि जो इम्पल्स हो गया आपका, जे भी होता है इसका इम्पल्स, जो आवेग हो गया आपका, ठीक है, वो कैसा हो गया? डेल्टा पी हो गया। अब डेल्टा पी के बारे में हम क्या जानते हैं? हाँ, बैट बॉल का एग्जाम्पल, गन का एग्जाम्पल, क्या बात है। हाँ बहुत बढ़िया। देखो गन के बारे में भी है यहाँ पे, जैसे कि आप एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल दिया तो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो कोई गन है, मान लो ये गन ले लिया हमने, ठीक है। तो गन में क्या होता है, ये बुलेट होता है, यहाँ से रीड कर लेता हूँ, ये मान लो बुलेट हो गया। अब बुलेट मुश्किल से 10 ग्राम का होता होगा जी, 10 ग्राम का बुलेट होता होगा। तो मान लो ये इधर क्यों निकल रहा है और ये इधर क्यों निकल रहा है, ठीक है। तो इधर ये हो रहा है एक्शन और ये क्या हो गया? रिएक्शन, ठीक है। ये क्रिया और ये प्रतिक्रिया हो गई, इसे झटका देता है यहाँ पे। तो अभी ये केवल एक्शन रिएक्शन में हम लोग खेल रहे हैं। बैट बॉल का एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया है, एक्शन रिएक्शन में जाएगा, एक्शन दिया रिएक्शन जाएगा। बट ये हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है, जो इसका डेरिवेशन लगभग पूछा जाता है। शॉर्ट गन 50 ग्राम, अच्छा ठीक है। तो ये चीज समझिए यहाँ पर कि न्यूटन का सेकंड लॉ हमने क्या पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा बच्चों? एफ और मल्टीप्लाई डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को समझिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ना, यहाँ पे जो आप सेट करोगे यही तो सेट करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको एक बात समझ में आएगी कि ये जो मैंने लिखा है इसको मैं यहाँ पर इम्पल्स भी तो बोल सकता हूँ और नीचे टाइम बोल सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि पूछता है कि जो क्रिकेटर लोग होते हैं जो मतलब कैच करते हैं, तो जब कैच उनको लेना होता है तो वो हाथ को पीछे की ओर क्यों खींच लेते हैं, क्या कारण है? देखो होता क्या है कि देखो यहाँ टाइम होता है डिनोमिनेटर में, टाइम कहाँ पर है? सबसे नीचे है। अगर टाइम हमारा नीचे है और नीचे की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो टोटल वैल्यू हमें कम मिलेगा। मान लो ऊपर से बॉल आ रहा है, हमने ऐसे पकड़ लिया, अरे बात समझिए, पकड़ लिया, टप से चोट लग गया, नहीं लग जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे करके खींचेंगे ना, ऐसे करके, तो टाइम बढ़ जाएगा और टाइम के बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू घट जाएगा, यानी फोर्स हमारे हाथों पे कम लगेगा। तो इम्पल्स सिंपल तरीके से ये हो गया, इसको एफ इंटू टी भी कह सकते हैं।
एफ इंटू टी कह दीजिए, ये आपका निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, एफ इंटू टी आपने लिखा है। हाँ, टाइम बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया बताया है। इसमें आपका एक पॉइंट रह गया है, हाँ बहुत बढ़िया, फोर्स डिक्रीज करेगा, टाइम इंक्रीज करेगा, क्या बात है। तो इसमें एक आपका अभी सवाल तो बहुत सारे रह गए इसके ऊपर। आप हमारा प्रीवियस वीडियोज वगैरह देखिएगा, उसमें मैंने बहुत कुछ कराया। तो मैं आपको एज ए स्टार्टिंग है तो अभी इसको ले जाएंगे, क्लासेस देंगे, समझाएंगे आपका यहाँ पर। अगर वो हैंड को पीछे नहीं किया तो बॉल टूट सकता है बॉल छूटेगा नहीं बल्कि चोट लग जाएगा उसको, बहुत तेज तगड़ा वाला चोट लगेगा। एक टॉपिक है यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण का नियम। और ये जो संवेग संरक्षण का नियम है, इसको अब अगले क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, एफबीडी वगैरह बच रहा है, सब बच रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ लेंगे, संवेग संरक्षण का नियम को। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारा टॉपिक इसके अंदर है। जैसे कि अभी इसके अंदर फ्रिक्शन वाला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी घर्षण वाला है। इस पे मैं विशेष रूप से आपको करवाऊंगा। इसके अलावा इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो और क्या क्या टॉपिक है, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये वाला मैं करवाऊंगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनी हाउ आपको इसमें आना ही आना चाहिए। और फिर इसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस भी करेंगे, देख लेंगे जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपका रहेगा, बुक का रहेगा, बाकी चीज का रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब मान के चलो कि जो मैंने अभी बताया, तो मैंने आप बहुत ऐसा नहीं है कि लेंथी चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर है, कर सकते हैं। बट अगर स्पेशली एफबीडी पे आपकी अच्छी पकड़ हो गई ना, मतलब एफबीडी आपने अच्छा कर लिया, फ्रिक्शन की नॉलेज आपको हो गई, तो आप बहुत बढ़िया कर लोगे। टेंशन स्प्रिंग भी एग्जाम में आएगा, देख लेंगे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो, क्योंकि एक दिन में तो वैसे भी संभव नहीं है। तो आज ये पहला क्लास था, बैलगाड़ी थोड़ा चलता है स्टार्टिंग में। बट मैं फिर से रिपीट कहूंगा कि अपने भविष्य के साथ मत खेलिए। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर आप ये सोच के बैठें कि बहुत टाइम है, तो एक साइकोलॉजी फैक्ट आपको मैं बताता हूँ। समय जैसे जैसे निकलता जाता है, आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो घटती चली जाती है, क्योंकि आपके मन में जो फोबिया होता है वो बढ़ता चला जाता है, आपके अंदर का डर बढ़ता चला जाता है, और वही डर, वही फोबिया आपके लर्निंग कैपेसिटी को कमजोर कर देता है।